हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आज हम आपको कुछ डाउट्स बताएंगे जो आपके द्वारा पूछे गए हैं और एक एक करके मैं यहाँ डाउट को लिखता जाऊँगा जो जो आपके डाउट्स हैं और आप उनको समझने की कोशिश करना। और डाउट से समझने से पहले आप ये ध्यान रखना कि जो भी मैं बोर्ड पर डाउट करूँगा वो आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो हम चलते हैं आपके द्वारा भेजे गए पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आपने जो पहला क्वेश्चन मुझे भेजा है उसमें क्या लिखा हुआ है। The figure shows certain wire segment joined together to form a coplanar loop. The loop is placed in a perpendicular magnetic field in direction going into to the plane of figure. क्या आपके पास फिगर है? The magnitude of magnetic field increase with time. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। Increase with time. I1 and I2 are the current in segment AB and CD. ये आपके पास AB है और ये CD है। ये आपको डायग्राम में दिखाया गया है। क्वेश्चन में हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन ऑप्शंस में हमसे पूछा गया है कि हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन चाहिए। एक भी हो सकता है, जैसे मुझे यहाँ दिख रहा है तो यहाँ पर एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट होंगे क्योंकि 2 ऑप्शन में I1 लेस देन ग्रेटर देन ऑप्शन है, जबकि दूसरे में डायरेक्शन को डिफाइन किया गया है। तो इससे भी हमें पता लगता है कि यहाँ एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट होंगे। तो ठीक है, मैं आपको इस डाउट को समझाता हूँ। देखिए कैसे। तो सबसे पहले देखिए मैं इस क्वेश्चन को मिटा देता हूँ और इसका सॉल्यूशन आपको देता हूँ कैसे। क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। मैं आपको समझा चुका हूँ कि आपके पास एक लूप है और वो लूप इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और क्रॉस साइन यहाँ रिप्रेजेंट करता है कि मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है। तो बच्चों, आपको मैंने जब पढ़ाया था फैराडे लॉ, तो फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग आप जानते हैं कि E इक्वल्स टू क्या होता है -n d∅dt। ये आपको पता है। n के यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न क्वेश्चन में डिफाइन नहीं है तो हम इनको लीव कर सकते हैं। और फाई यहाँ पर क्या फ्लक्स है, क्योंकि यहाँ पे ये कॉइल है तो एक इनर कॉइल है एक आउटर कॉइल है। तो इन इनर कॉइल्स में से देखें तो मैग्नेटिक फील्ड वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि फ्लक्स कैलकुलेट करूँगा। फ्लक्स का फॉर्मूला जो होता है वो होता है BA cos थीटा, और थीटा क्या होता है? थीटा होता है एंगल बिटवीन द नॉर्मल ऑफ द प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है और नॉर्मल भी बोर्ड के अंदर है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 0 डिग्री। तो इसका मतलब फाई की वैल्यू क्या होगी BA। ठीक है बेटा। अब आप ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन में बड़ा मेंशन था, आसानी से हमने देखा क्वेश्चन में कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा था, क्योंकि यहाँ कॉइल कैसे रेस्ट में है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे E इक्वल्स टू -d/dt और BA। और जैसा कि आप जानते हैं एरिया तो कांस्टेंट है और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ -a/dB/dt। तो मेरे पास जो इक्वेशन आती है E इक्वल्स टू -a/dB/dt मेरे पास इक्वेशन आती है। ओके बेटा, ये मेरे पास जनरल इक्वेशन जो मैंने आपको प्रूफ करके दिखाई, क्या E इक्वल्स टू -n/dB/dt और इनटू में क्या है a भी है। तो मैं लिख सकता हूँ E इक्वल्स टू n, यहाँ पर कुछ नहीं है तो a/dB/dt। तो बेटा आप देखिए इस डायग्राम में आपको अच्छे से क्लियर नजर आ जाएगा कि जो इनर वाला एरिया है वो इनर वाला एरिया कम है और आउटर का एरिया ज़्यादा है। तो इसका मतलब यहाँ पर मैं 2 इक्वेशन ड्रॉ कर सकता हूँ। एक तो एरिया EAB यानी कि एरिया ऑफ AB और dB/dt। ठीक है बेटा। और दूसरी इक्वेशन क्या बना सकता हूँ, ECD इक्वल -ACD और एरिया dB/dt, क्योंकि dB/dt तो सेम है। तो अब आप यहाँ से क्रॉस करके देख सकते हैं दोनों इक्वेशन को देखकर कि जो आपके पास ACD है वो ग्रेटर है किससे, एरिया ऑफ AB से। इसका मतलब अगर एरिया ऑफ CD ग्रेटर देन एरिया ऑफ AB होगा तो हम इजीली ये कह सकते हैं कि ECD जो होगा वो ज़्यादा होगा EAB से। ठीक है। और E का फॉर्मूला आप जानते हैं IR, अगर दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, क्योंकि एक ही मटेरियल का है पूरा वायर,
तो आप लिख सकते हैं I1, CD में क्या था I2 और R और ग्रेटर देन I1 और R। अब ये क्या होगा, R से R कैंसिल हो सकता है, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर आपके पास जो सिचुएशन आई है I2 ग्रेटर I1 आपके पास आया है। तो आपके पास I2 क्या है, आपके पास ग्रेटर I1 से, तो इसका मतलब एक ऑप्शन ये सही हो गया। ठीक है, तो बेटा ये मैंने आपको बताया क्या इसका सॉल्यूशन, तो प्लीज आप ध्यान से देखिएगा। अब हम बात करते हैं कि इस I1 I2 की डायरेक्शन कहाँ हो सकती है, तो मैं इसको बता रहा हूँ, जरा देखिए I1 I2 की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत इजी तरीके से। देखो बेटा, सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपके पास बोर्ड के अंदर है। अगर मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है तो सबसे पहले आप राइट हैंड थंब रूल यूज कर सकते हैं। इस राइट हैंड थंब रूल यूज की मदद से हम क्या कर सकते हैं, देखिए तो मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है, तो इसका मतलब करंट की जो मेरे पास फिंगर है, इस राइट हैंड थंब रूल से मैं क्या कर सकता हूँ कि जो आपके पास जो फिंगर्स होती हैं वो फिंगर्स करंट को रिप्रेजेंट करेंगी और ये थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है, तो करंट यहाँ पर इस तरीके से फिल होगा, तो यानी करंट ऐसे गया, करंट ऐसे गया, करंट ऐसे गया, करंट ऐसे गया, करंट ऐसे गया और करंट ऐसे आया और उसके बाद में फिर ऐसे गया। तो इसका मतलब आप डायग्राम में देख सकते हैं, तो ए बी में जो करंट है वो आपके पास ए से बी की तरफ है और ऊपर करंट जो है वो डी से सी की तरफ है। तो जैसा कि मैंने आपको ऑप्शन लिखवाया था, तो यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग फोर्थ ऑप्शन सही हो जाता है। और अच्छे से आप देख लीजिए कि जो करंट की डायरेक्शन है, यानी कि ए बी में जो करंट था वो I1 था, I1 की जो डायरेक्शन है वो ए से बी की तरफ है, जबकि जो I2 की करंट है वो उसकी डायरेक्शन जो है वो डी से सी की तरफ है। तो जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि इसमें दो ऑप्शन चाहिए, तो आप दोनों को देख सकते हैं। अगर आपको ये समझ आ गया है तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर सकते हैं। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।